नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज के हमारे एजेंडा पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे कि क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। देन हमें एंटी नक्सल ऑपरेशंस के अंदर थोड़ी सक्सेस मिली है, इन चीज़ों को समझा जाएगा। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, अब यूएस से न्यूक्लियर एरिया में हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है। और डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर क्या खेल हो रहा है, इन सब बातों को आज समझते हैं। और साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी एक हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी डिबेट चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। तो फ्रंट पेज पे अगर आप जाएंगे तो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ही यहाँ पे कवर किया है। एंड द पॉइंट इज दिस, उन्होंने जो एक्शन लिए हैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। आते ही फर्स्ट डे उन्होंने 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो साइन किए हैं। ओके, अब देखिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यूएस के अंदर जब साइन किए जाते हैं तो उसे यूएस कांग्रेस से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब वहाँ पे कोई भी इन ऑर्डर्स को अब रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि अगर हम यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की हिस्ट्री को जानेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार 1862 के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने जो है रिलीज़ किए थे। ओके, तो तब से लेके अब तक अक्सर यूएस प्रेसिडेंट जो हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड हो जाएगी। किसके लिए एंड हो जाएगी? पहले क्या होता था, जो नॉन सिटीजन होते थे, अगर नॉन सिटीजन के यहाँ पे जो बच्चा उनका पैदा हुआ है यूएस के अंदर और जस्ट एज वो यूएस में पैदा हो रहा था तो उनको जो है बाय बर्थ सिटीजनशिप यूएस की तरफ से मिल जाती थी। बट अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पे कैसे पड़ने वाला है। बिकॉज क्या ये ऑर्डर बैकडेट से लगेगा, क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी, खासकर जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे रह रही होती है तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि उनके जो फ्यूचर जनरेशन है एटलीस्ट वो तो सिक्योर हो जाए। तो इंडियंस जो हैं उधर अब वो डाउट में होंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, खासकर जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये लोग वहाँ जाके काम करते हैं, इनकी फैमिलीज़ को भी ये ले जाते हैं एंड अगर वहाँ पे जाके बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले सिटीजनशिप राइट्स मिल जाते थे। अब वैसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इसके साथ अगर आप बात करें तो उन्होंने एक धमकी और भी दी है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर से पीछे हटते हैं, मतलब डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी माना जाता है, लेकिन अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने वॉर्न किया है कि वो 100% तक टैरिफ ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर लगाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगेन इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा, खासकर उस सिनेरियो में क्योंकि हम नेट एक्सपोर्टर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। मतलब हमारे यहाँ पे हम यूएस से इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारी कंपनीज को जो है यहाँ पे काफ़ी नुकसान होने वाला है। दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज। ओके, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। देखिए तो ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है टॉप एक्सपोर्टर है गोल्ड का इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यूएस हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय जर्मनी एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिपोर्टेड। तो सबसे बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और उसके बाद जर्मनी के पास है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के पास वो गोल्ड रिजर्व वगैरह नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझते हुए आप इसको हटाइए, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है एंड दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अगला देखिए, ये मेंस 2019 का सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो ये सवाल आज की डेट में कितना रेलेवेंट है। अभी लेटेस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि भी यूएस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अनाउंस किया है। वो यूएस को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर ले गए हैं कि यूएस अब पेरिस क्लाइमेट डील का भी पार्ट नहीं होगा। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो यूएस को बाहर लेके जा रहे हैं और ये यूनेस्को की बात है। ये 2019 की कहानी है जब डोनाल्ड ट्रंप यूनेस्को से यूएस को बाहर ले गए थे और क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया था। उन्होंने कहा था टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ, डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड इट्स एक्विजिशन ऑफ द
कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बायस। ओके, तो अब ये स्टेटमेंट इन्होंने पिछली बार यूपीएससी ने पूछी थी। अब देखिए क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, उस चीज़ को समझना जरूरी है। तो पहली चीज़ हम आज के कंटेक्स्ट में अगर उठा के देखें तो पहला इम्पैक्ट तो सीधा सीधा फाइनेंसिंग के ऊपर पड़ने वाला है। भाई यूएस एक मेजर फाइनेंसर था, अब वो नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। इसका वॉइड कौन भरने वाला है, दैट इज़ द पॉइंट। दूसरी चीज़, चाइना ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, इट मीन्स, और चाइना मेजर एक बहुत बड़ा फाइनेंसर भी है, तो कहीं ना कहीं यूएस अगर जाता है तो उसका बेनिफिट चाइना को होने वाला है। दैट इज़ द पॉइंट। वो स्पेस जो है वो चाइना ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हमारे लिए उतना सही नहीं है। दूसरा पहलू अगर आप इसके अंदर देखेंगे, व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यहाँ से भविष्य के अंदर क्या होने वाला है ग्लोबल गवर्नेंस का। अगर ऐसे ही डेमोक्रेसीज बाहर होती रही, और सोचिए अगर यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ से निकलना शुरू हो गए, तो फिर क्या भविष्य होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी डिबेट्स हैं जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। मोर और लेस सिचुएशन सेम है। अब WHO से वो ऑलरेडी यूएस को बाहर ले गए हैं। नेक्स्ट टारगेट WTO हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स आर स्पेकुलेटिंग, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप खुल के प्रोटेक्शनिज्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो कोई रोक टोक नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट बनाऊंगा, उसके अंदर जो कुछ भी हर्डल आ रहा है उसको वो रिमूव कर रहे हैं, एंड ही इज जस्ट गोइंग टू रिमूव इवन WTO बैरियर। WTO को भी यहाँ से एक तरीके से ही विल टेक यूएस आउट ऑफ इट। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग स्पेकुलेटेड। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर क्या खबर है, कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, ये छोटी मोटी खबरों के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, और इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गई क्योंकि ट्रंप आ गया। अब वो पता नहीं क्या से सोच के क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अमंग 14 माओइस्ट किल्ड इन द एनकाउंटर, एंड इट हैज़ बीन अ वेरी बिग विन फॉर अस। ओके, कोई बड़ा हाथ लगा है, 1 करोड़ इनाम था, जो लोग मरे हैं वहाँ पे, मरा है, एक इंडिविजुअल मरा है, एंड दैट इज समथिंग बीइंग कंसिडर्ड एज अ विन विन फॉर अस। लेकिन अगर आपको समझना होगा, देखिए ये जो नक्सलिज्म, माओइज्म, इन सब की प्रॉब्लम क्या है ना, ये आइडियोलॉजीज होती हैं, और आइडियोलॉजी को काउंटर आइडियोलॉजी ही काटती है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि आप कितने मर्जी लोगों को मार दीजिए, जब तक इस आइडियोलॉजी के लिए काउंटर आइडियोलॉजी अच्छे से नहीं लेके आएंगे, जो कि हम ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे इन अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं उधर। ओके, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुआ है। तो एक तरीके से जो ट्राइबल्स हैं अब धीरे धीरे ओवर द टाइम वो सिस्टम को ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते थे, अब एक सिस्टम के बीच में एक ट्रस्ट आ गया है, और एक तरीके से चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्ट्रेटजी का नाम ज़रूर सामने रखना चाहिए, दैट इज़ समाधान स्ट्रेटजी, जिसके तहत हम ये लेफ्ट विंग एरियाज़, या जैसे मैं कह सकता हूँ नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ को हम काउंटर कर रहे हैं। तो अब देखिए समाधान के अंदर क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप। तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। अग्रेसिव स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस दैट पहले क्या हुआ करता था, 1-2 साल अच्छे से काम किया, उसके बाद फिर ढीले पड़ गए। अब मेजर गोल सरकार के दिमाग में क्या है कि जब तक इस नक्सलिज्म को जड़ से ना उखाड़ेंगे तब तक इसके ऊपर काम करते रहेंगे। तो कंटिन्यूअस एफर्ट यहाँ पे जो है सिस्टम की तरफ से चल रहा है, और तभी तो हमें ये रिवॉर्ड मिल रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ रिवॉर्डिंग अस। ओके, देन मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग का ख्याल रखा जा रहा है। एंड देन अनदर पार्ट इज दैट लोकल्स उनको आप रिक्रूट कर रहे हो, प्लस जो एक्स माओइस्ट हैं, जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को छोड़ के आ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द टैक्टिक्स। उनको पता है कि कैसे ये माओइस्ट जो है ये लड़ते हैं। देन एक्शनेबल इंटेलिजेंस नेटवर्क, गवर्नमेंट फोकस कर रही है इसके ऊपर। डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो बिल्कुल नज़र रखी जा रही है कि भाई डेवलपमेंट ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए आपको दोनों तरफ से एफर्ट करना है, आपको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनानी होती है। ठीक है, लोगों ये जो माओइज्म कर रहे हैं इनके बीच में डर भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मिलिटरीली भी काम करना पड़ेगा, और साथ साथ उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के रास्ते भी खोलने पड़ेंगे। और उतना ही नहीं है, सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा देती है, एक तरीके से सरेंडर्ड जो माओइस्ट नक्सलाइट्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है। तो ये सारे एफर्ट्स सरकार की तरफ से हैं। एंड देन टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे।
एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर का मतलब क्या है, पहले क्या हुआ करता था, हम यूनिफाइड अप्रोच लेके चलते थे, लेकिन अब क्या है ना, जंगल का नेचर अलग अलग है, उड़ीसा का जंगल अलग है थोड़ा, छत्तीसगढ़ का जंगल अलग है, वहाँ के ट्राइबल्स भी अलग हैं, अलग थॉट प्रोसेस के हैं, तेलंगाना के अंदर अलग आइडिया होगा। तो ऐसे में जैसा थिएटर है, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम हो रहा है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चलेगा। एंड देन मेजर थिंग, फाइनेंसिंग को यहाँ पे रोका जाना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। तो ये लोग करते क्या है, नक्सलाइट्स वगैरह जो ट्रक वगैरह वहाँ से निकलते हैं ना, उनसे एक्सटोर्ट करते हैं मनी कि भाई हम तुम्हारे ट्रक को जाने देंगे, तो हमें पैसा दे दो। तो ऐसे चलता है। अब उन कामों को रोकना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके बात नहीं बन सकती है। सो दीज आर सम सीरियस थिंग्स दैट वी आर डूइंग। अब आगे चलते हैं, देखिए एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। तो अब देखो, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008 के अंदर हमने कंक्लूड की थी, ठीक, और काफ़ी बड़ी डील ये मानी जाती थी। उसके अंदर चीज़ें फैसिलिटेट होंगी कि यूएस से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, उस आइडिया को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक क्लॉज थे, कुछ एक गड़बड़ थी, बट वो चीज़ें सेटल हो गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप समझिए, तो मेजर एंगल क्या है, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में हम दोनों साथ में आना चाहते हैं। सो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, परचेजेस, इंटेलिजेंस, ओके। और आइडिया ये है कि यूएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है, वी आर गेटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशियंस, ओके। और रशियन टेक्नोलॉजी ठीक है, बट यूएस टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेटर है। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रिक्स वो यूनिट लगाती है यहाँ पे, और जनरल इंजीनियरिंग जो है वो बढ़िया एक तरीके से कंपनी है, और उनके यूनिट्स हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। सो इतना ही नहीं है, वी वांट मोर इन्वेस्टमेंट, तभी जो जाके आपका जो क्लाइमेट डील का पार्ट है वो आप फुलफिल कर पाओगे। तो हमें ऑल्टरनेटिव्स तो एक्सप्लोर करने हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो मैं इसलिए भी इसको अच्छा मानता हूँ। देखो एक और न्यूज़ आई है, आज की अखबार उठा के देखोगे तो इंडिया और फ्रांस भी अब नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया फ्रांस भी न्यूक्लियर आइडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो सब लोग यूएस की तरफ नज़र बना के रखते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, कल को फ्यूचर में जापान भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक। फ्रांस तो रेडी ही है, फ्रांस में रीवा करके कंपनी है, और जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जो है अपना प्लांट लगाना था, बट समहाउ उस पर कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ रही थी, अब उसमें तेजी आई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है यहाँ पे, जिसका हमें बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपको वैसे भी एनर्जी मिक्स चाहिए। एनर्जी मिक्स का मतलब ये है कि भी हम आउटराइटली सिर्फ एक सेट ऑफ एनर्जी पे नहीं रिलाई कर सकते। थर्मल से तो हमें पीछे हटना ही है, सब लोग कह रहे हैं कि थर्मल से आप हटिए, बट थर्मल का ऑल्टरनेटिव भी तो हो। तो थर्मल का जब तक हमें रिलायबल ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक बात बनेगी नहीं, और थर्मल से आप न्यूक्लियर पे जा सकते हैं। एंड दिस न्यूक्लियर इज रिलेटिवली क्लीन, ये क्लीन है यहाँ पे, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस क्या आ रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज था रिस्क डैमेज को लेके। तो अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर हो जाता है, उस केस में कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, तो वो चीज़ एड्रेस इंडिया ने ऑलरेडी कर दी है। उसके लिए एक इंश्योरेंस पूल यहाँ पे बनाने का प्रोविजन है, ठीक है। उसके अंदर कुछ 1500 करोड़ के राउंड का जो है इंश्योरेंस होगा अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होती है। तो देखिए कंपनसेशन का पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज यहाँ पे आपको लायबिलिटी फिक्स करनी है, क्योंकि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे देख लिया था कि हमें काफ़ी नुकसान हुआ था और लोगों को कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिला है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इन केस कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाती है, तो आपको जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सप्लायर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो ये आइडिया था, और इसी को लेके चीज़ें अब सेटल्ड हैं। तो यूएस की कंपनीज अब इंटरेस्टेड है इंडिया में आके कोलैबोरेट करने को और साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने को। सो पॉजिटिव चीज़ है, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट मोर मनी। अच्छा इन्वेस्टमेंट अब यूएस से आने वाला है यहाँ पे, नॉट जस्ट दैट, जापान से आ सकता है, फ्रांस से आ सकता है। सो सब लोग इस डील का वेट कर रहे हैं, यूएस का वेट करते हैं कि यूएस अगर फैसिलिटेट कर रहा है तो लेट्स गो एंड यू कैन से एक्सप्लोर दिस। और इंडिया के अंदर तो अब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी आप मौका दे सकते हो, तो L&T वो भी इसके अंदर काम कर रही हैं, ठीक है।
सो लार्सन एंड टर्बो के साथ यूएस कंपनीज मिलके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के बारे में। तो बहुत चीज़ें डिसरप्ट करने वाले हैं, बोला जा रहा है कि ये तो ट्रम्पियन एरा होगा और एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर को वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट करने वाले हैं। तो ये हमने पिछली बार देखा था कि कैसे वो यूनेस्को से एक तरीके से यूएस को बाहर ले गए थे, ये पिछले टाइम पे जब वो यूएस प्रेसिडेंट बने थे। लेटेस्ट में आपने देख ही लिया है, डब्ल्यूएचओ से गए वो बाहर, ठीक है, पेरिस डील से वो यूएस को बाहर ले गए हैं। और इन चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पेरिस डील से वो सिर्फ बाहर नहीं लेके गए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो ड्रिलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाने वाला हूँ। अब यूएस के अंदर वो ऑयल और गैस निकालेंगे और यूएस के अंदर ऑयल और गैस निकाल के वो उसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा बहुत तो वहाँ पे एमिशन जो है वो बढ़ जाता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन हियर। और बहुत ही सिचुएशन कैसी होने वाली है कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है इंटरनेशनली, बिकॉज ही इज गोइंग टू जस्ट डिसरप्ट द इंटरनेशनल सिस्टम दैट वाज देयर। और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं अगला नंबर WTO का है, ठीक। ऑलरेडी ट्रंप वॉर्न कर रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर जो है 100% टैरिफ वो लगाएंगे। ही ऑलरेडी अनाउंस कि मैक्सिको या कनाडा से जो भी सामान आता है उसके ऊपर वो टैरिफ हाइक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो ये सब डिसरप्शन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। सो हिज प्रायोरिटी इज जस्ट टू फोकस ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। अब ऐसे में कैसे एक्शन होगा ये चीज़ हमें देखनी है। WTO ऑलरेडी डिसफंक्शनल है, तो यूएस अगर इससे भी बाहर हो जाता है तो क्या फ्यूचर है, फिर तो कोई फ्यूचर ही नहीं रह जाएगा। तो ये हमें देखना है। पोटेंशियल डिसरप्शन ऑलरेडी आ चुके हैं, हाउ थिंग्स विल बी चैलेंजिंग फॉर अस। अब देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में एक चीज़ बोली जा रही है कि यूएस और चाइना के बीच में अगर ट्रेड वॉर होता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? चाइना विल स्टार्ट डंपिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। चाइना इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को डंप करना शुरू कर देगा, एंड इन दैट सिनेरियो वी हैव टू कम अप विद द प्रोटेक्शन मेजर। उसके लिए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो वी शुड बी रेडी फॉर दिस, और हमारी अथॉरिटीज़ रेडी भी होंगी इन चीज़ों को लेके, बिकॉज चाइना अगर सारा सामान सस्ते में इंडियन मार्केट में बेचने लग जाएगा तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनका इंटरेस्ट खराब होगा। सो ये बड़ी पेचीदगी वाली चीज़ें होने वाली हैं आने वाले कुछ समय के अंदर, ठीक। सो वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। अभी आपको काउंटर आइडिया इसको लेके चलना है कि कैसे चीज़ों को सेटल करेंगे आप। अब आगे देखिए, डाटा प्रोटेक्शन रूल्स की बात हो रही है। तो बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस फैसिलिटेट किए गए थे, उन्हीं में से एक प्रोविजन था डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन के पीछे का आइडिया क्या है? बेसिकली जो इंडियंस का डाटा है जो हम लोग यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, वो आप रेगुलेट कर सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में ये डाटा शेयर नहीं होगा। तो अभी अगर बात करें तो बीट गूगल, बीट फेसबुक, ओके, इनके जो डाटा सर्वर्स होते हैं, डाटा सर्वर्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ये सर्वर्स अब्रॉड हैं। और उसके केस में होता क्या है कि वो एक तरीके से हमारा डाटा बाहर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे लोकलाइजेशन का अगर प्रोविजन ऐड कर देती है सरकार, तो इस केस के अंदर servers have to be located in India. Not just that, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंट्री की कंपनीज के साथ ये डाटा शेयर किया जाएगा, किसके साथ नहीं शेयर किया जाएगा। वो रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है। दैट इज द पॉइंट। सो दिस एक्ट परमिट्स गवर्नमेंट टू लिमिट द पर्सनल डाटा ट्रांसफर, और उसी को देखते हुए ये रूल्स जो हैं वो लाए गए हैं। अब इसके अंदर एक सेक्शन 36 है विच एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट अथॉरिटी टू डिमांड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा फिड्यूशरीज और इंटरमीडियरी। तो ये फिड्यूशरीज और इंटरमीडियरी क्या हैं? ये जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, ओके। तो ये उनसे सरकार चाहेगी तो कभी भी उनको डाटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये ट्वीट हटा दो तो वो ट्वीट हटाना पड़ेगा। लुकिंग इनटू द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म्स बड़ी बड़ी मैं बोल रहा हूँ, इनको कहीं पे कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो अगर आप इनको कहीं पे डिफाइन नहीं कर रहे तो उसके अंदर होता क्या है, किसी भी काम के लिए इस जो रूल है कि गवर्नमेंट आपको बोलेगी और आपको डाटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा या ट्वीट हटाना पड़ेगा, उस आइडिया का मिसयूज हो सकता है। वो सबसे बड़ा डर है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर?
तो कैसे इसको किया जाएगा? अब देखो, सरकार के पास ये पावर है इंडिया के अंदर, अगर किसी भी कंपनी को ऑपरेट करना है, दे हैव टू ऑपरेट एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, और गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाला है, सो उनको ये चीज़ मानना तो पड़ेगा, इसके अंदर कोई डिनायल नहीं हो सकता है, ठीक। एंड देन देर इज दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी जो डाटा को क्लासिफाई कर सकती है कि किस डाटा को इंडिया से एक्सपोर्ट अलाउड होगा, किस डाटा के लिए आपको इंडिया में ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंटिंग कमेटी होती है, ठीक है। अब ऐसे में होगा क्या, इस क्लासिफिकेशन से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जितने भी प्लेयर्स हैं, इनका कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इस कैटेगराइजेशन से लिमिटेड डाटा ही वो यहाँ से बाहर ले जा सकेंगे। अब उनको इंडिया में अगर ऑपरेट करना है तो जो इंडियंस के लिए जो डाटा होगा, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि ये डाटा बाहर शेयर नहीं होगा, उसके लिए उनको इंडिया में सर्वर लगाने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव तरीके से मैं देखूं तो ये एक तरीके से अच्छा है। देखिए, ये यूरोपियन कंट्री भी सब करते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है, हम अकेले नहीं है जो डाटा लोकलाइजेशन कर रहे हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल है बॉस, कि भाई हमें हमारे यहाँ पे डाटा को इंडिया में रखना है, क्या कि हम ये इन्वेस्टिगेशन वाला काम जो है ठीक तरीके से कर सकें, उस डाटा को हम एक्सेस कर सकें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और इंडियंस का डाटा है वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाटा इज़ द न्यू सोयल एंड ऑयल। बिल्कुल, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इंडिया के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा। क्या इसका फ्यूचर होगा, वी डोंट नो। देखिए, ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, तो वी आर नॉट द ओनली वन, यूरोपियन यूनियन ने कर रखा है। सो ऑल दीज प्लेयर्स दे फैसिलिटेटेड दिस फॉर देम, सो दे कैन डू दिस फॉर अस एज वेल, हमारे लिए भी वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में काम करना है तो इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर साइन की गई थी, और वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर किया था। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2023 के अंदर इंडिया ने ये कहा था कि वी शुड रिव्यू दिस, कि पुरानी ट्रीटी है, इसको रिव्यू करने का टाइम आ गया है। ये कमेटी करती क्या है, देखिए, तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग इंडस रिवर कंपोनेंट के अंदर ट्रिब्यूटरीज आप मान लो, तो उसके अंदर इंडस रिवर होगी, किशन गंगा या झेलम, ठीक, इनको जो है, या चेनाब, इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोल देते हैं, कि भाई ये जो पानी पूरा का पूरा होगा ये पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक। और वहीं ईस्ट फ्लोइंग के अंदर बोल देते हैं कि भाई ये रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो पानी होगा ये कम्प्लीटली इंडिया को दिया जाएगा। तो ये डिमार्केशन इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू की गई है, वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि एक इंडस वाटर कमीशन भी बनाया जाएगा, और उस कमीशन के अंडर वाटर को कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है पानी भेजा जाए ना भेजा जाए, उसके अंदर रेगुलर मीटिंग्स होंगी, ओके। और कोई डिस्प्यूट भी होगा दोनों के बीच में तो इंडस वाटर कमीशन के एंड पे जो है उसको सेटल कर लिया जाएगा। तो ये प्राइम चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। लेकिन अभी इंडिया ने ये कहा कि 2023 के अंदर वी हैव टू रिव्यू दिस, ओके। और कैसे फॉरवर्ड चलना है उसको लेके सवाल बनता है। तो वहीं कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट को डील करने के लिए, अब डिस्प्यूट क्या है, देखो हमने यहाँ पे बना रखे हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, किशन गंगा, झेलम, इनके ऊपर आपने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, जिससे हम पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, उससे बस हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये कहीं नहीं कहते कि आप जो है बिजली नहीं पैदा कर सकते, तो हम बिजली पैदा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान को उसमें कुछ आपत्ति है। तो दे डू स्पेकुलेट कि भाई इस केस के अंदर कहीं इंडिया फ्यूचर में पानी ना रोक दे, दिस एंड दैट, वो इनसिक्योरिटी उनकी रहती है। तो ऐसे में अब मामला ये है कि भाई इस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाए, वहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि भाई आप इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाओ, ठीक। पाकिस्तान डिमांड करता है कि हम इसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, वहाँ इसको सेटल करेंगे। लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, ये तो थर्ड पार्टी हो गया, जब बता रखा है कि आपको इंडस वाटर कमीशन के अंडर ये सारी चीज़ें सेटल करनी है, तो क्यों हम किसी बाहर वाले के पास जाएं। तो यहाँ पे अब डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में ये नहीं पता लग रहा कि इस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा। तो ये मुद्दा बना हुआ है। दूसरी चीज़, इंडिया कहता है कि पानी पूरा रोक देंगे, तो सवाल यह है कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है उस पानी को होल्ड करने की, दैट्स अ बिग चैलेंज, ओके। आगे बढ़ते हैं, ट्रम्प टू पुल आउट यूएस फ्रॉम कॉर्पोरेट डील, ओके। सो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके। अब इन्होंने एक चीज़
एक टर्म कॉइन की थी जिसको बोला जाता है BEPS। ओके, BEPS मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक, तो खेल क्या चलता था, कंपनीज खासकर बड़े MNCs, तो ये कॉरपोरेट्स ये उस जगह अपनी बेस लोकेशन ले जाते थे जहां पे टैक्सेस मिनिमम थे, जहां पे टैक्स कम कम हुआ करते थे, और ऑपरेट करते थे डिफरेंट कंट्री के अंदर। ठीक, अब बहुत से कंट्रीज की आपस में जो है ट्रीटी होती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जिसे बोला जाता है। ठीक, कि भी उनको टैक्स सिर्फ एक ही जगह देना है, दो जगह नहीं देना, ऑपरेट वो कहीं पे भी करेंगे। तो ऐसे में नुकसान हो जाता था उस कंट्री का जिस कंट्री में सारी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उसको टैक्स ही नहीं मिल रहा, और जहां पे कहीं पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही वहां पे बस एक आप छोटी सी दुकान खोल लो, छोटा सा ऑफिस खोल लो और वहां से आप ऑपरेट करते रहो। तो ये BEPS को अवॉइड करने के लिए कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो है वो लेके आएंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज और UK भी उसके अंदर आ रहा है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मिनिमम 15% कॉरपोरेट टैक्स लगाएंगे, कि कहीं पे भी आप काम कर लो इतना तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। एंड US इज नाउ डिसाइडिंग टू मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। तो ये ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील एक अच्छा इनिशिएटिव था कि ग्लोबली कंट्रीज डिसाइड करेंगे कि इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, आप कहीं मर्जी चले जाओ। तो उस केस के अंदर वो जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का सिनेरियो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता था। कंपनीज ऐसे इन प्रोविजंस का मिसयूज नहीं करेंगी। तो अब US अगर इससे बाहर हो रहा है तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। अगेन जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये सब इंटरनेशनल सिस्टम्स को प्रिजर्व करना ये सभी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और US जैसी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो इससे बाहर हो रही है तो ये तो सबके लिए भी अलार्मिंग हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर, बट डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, ही इज जस्ट you can say making US out of all these international systems। तो उसके अंदर भी एक आप बोल सकते हो कि चीज़ है जो यहाँ पे चल रही है। तो ये पहला सिस्टम नहीं है जहाँ से US आउट हो रहा है, देयर आर मैनी। ओके, सो दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन टू अस। तो ये था आपका आज का अखबार। थैंक यू वेरी मच।